हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी लोग हमारे साथ में सेशन में एक बार बच्चों सेशन को शेयर कर दो और दूसरे लोगों को भी बुला लो, सबके सब हमारे साथ में आ जाएं। ओके, तो फटाफट एक बार क्या करोगे, फटाफट सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करोगे। ठीक है, रात के 12 बज चुके हैं और आपको ये याद दिला दिया जाए कि आप सभी तो जानते ही हो इस समय हम लोगों को क्वेश्चंस की रिवीजन करनी होती है। अगले दिन ये याद रहे कि हाँ हमें कितनी चीजें और पढ़नी है ना। चलो चलते हैं सेशन की तरफ और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान में भारत का वर्णन कैसे किया गया है। ठीक है, किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है, एक फेडरेशन की तरह से, क्वासी फेडरल, एक यूनिटरी या फिर यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग, कीप ऑन आंसरिंग। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात कर रखी है ना कि इंडिया क्या है। बेसिकली इसमें दो चीजों में मे भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती थी। एक हो सकता था क्वासी फेडरल को लेके, है ना, और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स को लेके। तो बेसिकली जो है हम लोग बोलते हैं कि भारत क्या है, तो भारत क्या होता है बच्चों, भारत आपका एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, सोवरीन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है फॉलो। ओके, फेडरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, क्वासी फेडरल भी नहीं है, क्वासी फेडरल है असल में, लेकिन किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह से डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, नेचर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ क्वासी फेडरल का है क्योंकि सेंटर जो है, सेंटर में पावर होता है, लेकिन सेंटर और स्टेट में डिवीजन भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में दिया ही था किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह से। ओके, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? हाँ सही बता रहे हो। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 1 होता है ना, आर्टिकल 1 में ये लिखा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारे आर्टिकल 1 का, उसमें लिखा ही रहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, चलो बहुत चर्चा होगी इस बात पे। तो अगला देखो, इनमें से कौन सा एसिड होता है जो एस्प्रिन में मौजूद होता है? मेथॉक्सीबेनोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड या फिनाइल सैलिसिलेट? क्या आंसर होगा? किसकी बात कर रहा है? एस्प्रिन। बेसिकली इन्फ्लेमेशन, पेन रिडक्शन के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एक नाम भी आप लोग कह सकते हो कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये होता ही है। ओके, इन जनरल दिया जाता है ताकि पेन वगैरह रिड्यूस हो। ठीक है, मिथॉक्सीबेनोइक एसिड की हम लोग बात करते हैं, पी-एनेसेनिक एसिड होता है। ठीक है, और ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है। अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा होता है जिसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इसका आंसर होगा मिथॉक्सीबेनोइक एसिड। ठीक है, फिर देखो मिथाइल सैलिसिलेट हम लोग देख रहे हैं। मिथाइल सैलिसिलेट किसमें होता है? जो भी माइनर पेन होता है ना जॉइंट्स में, मसल्स वगैरह में, उसमें इसको यूज किया जाता है। ध्यान रखे रहना, पूछा जा सकता है इसमें से एंटीसेप्टिक क्या जो है किसको यूज करते हैं, या एस्प्रिन में किसको यूज करते हैं, या फिर मसल्स जॉइंट्स में रिडक्शन जो होता है थोड़ा सा कम पेन के लिए किसको यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये कौन से साल में हुआ था? 250 एडी, 250 बीसी, 383 बीसी या 363 एडी? क्या आंसर पूछ रहा, क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, देखो टोटल ऐसे हम लोग देखते हैं तो 6 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है, हाँ महापरिनिर्वाण। ओके, देखो जो पहला हम लोग बोलते हैं, पहला आपका 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है तीसरा कि तीसरा कब हुआ था, तो जो आपका तीसरा हुआ था ये आपका 250 बीसी में हुआ था। ओके, कहाँ? पाटलिपुत्र। ठीक है, लेटेस्ट आपका जो 6th बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 1954 में हुआ है, और ये हुआ कहां पर है? ये हुआ है बर्मा में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 250 बीसी। ओके, फिर देखो, दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन? इसको जरा प्रार्थना कर लेते हैं। ओके, आपसे पूछ रहा है दयानंद सरस्वती इनमें से कौन से मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्मो समाज, चिन्मया मिशन, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज? जल्दी आंसर्स करो बच्चों। ये तो बहुत ज्यादा पूछा हुआ सवाल है। द आंसर विल बी आर्य समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने किसने करी थी? ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1828 में। ठीक है, किसने किसने करी थी? अगर ये आपसे पूछता है तो आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका
फिर हम लोग चिन्मय मिशन की बात करते हैं, तो चिन्मय मिशन कौन, जो भी डिवोटीज थे स्वामी चिन्मयानंद के, वो उन लोगों ने किया था 1953 में। प्रार्थना समाज की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको प्रार्थना पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्रार्थना समाज अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रार्थना समाज क्या होगा, यस, ये दोदोबा पंदुरंग और आत्माराम पंदुरंग ने जो है इसको शुरू किया था 1867 में। ओके, तो ये भी जरा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। द आंसर विल बी आर्य समाज, जिसकी खोज की थी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। चलो अगला सवाल, कौन से देश के साथ इंडिया ने कंडक्ट किया है 10वां संस्करण वज्र प्रहार का, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्या आंसर होगा। एक एक को अगर हम लोग उठाते जाएं, इंडिया और चाइना का कौन सा एक एक्सरसाइज हुआ था हैंड इन हैंड, मेघालय के पास में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया का ऑस इंडेक्स हुआ था, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था, समुद्र शक्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए और इंडिया का जो एक्सरसाइज हुआ है दैट वुड बी वज्र प्रहार। यूएसए, इंडिया, जापान का एक्सरसाइज जो होता है वो होता है मालाबार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम, क्या आंसर होगा। आंसर्स करो बच्चों, कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट आपको पता है कि फंडामेंटल राइट बेसिकली हमारे संविधान के पार्ट 3 तीसरे भाग और आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 6 होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रखा गया, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट टू इक्वालिटी होगा, राइट टू फ्रीडम भी होगा, लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट आप लोग ये नहीं कहोगे कि एक फंडामेंटल राइट है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं होता है, ओके। फंडामेंटल राइट जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और इसके खनन पे बेसिकली तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ये अप्रोचेबल होता है, ओके। चलो फिर देखो, बजट फॉर्मली इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1860, 1947, 1951, 1875। आंसर्स करो बच्चों, आपसे पूछ रहा है कि ये कब फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था। सभी लोग आंसर्स करते चलो। यस, देखो बजट सबसे पहली बात है, बजट से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोगों को जो ध्यान में रखनी होती हैं वो मैं आपको बता दूं। यस यस, देखो बजट बेसिकली जो शब्द होता है, ये शब्द लिया गया है एक फ्रेंच शब्द बूजट से। भयानक राइटिंग हो गई, बूजट से लिया गया है, ठीक है। हुआ क्या था कि यूके के संविधान में कहा गया था कि आप लोग जो भी हमारे वहां पे जो भी खर्च होता है और जो भी हम लोग कमाते हैं उसको एक वाइट पेपर पर लिख कर लाइए। तो जैसे ही संविधान में, जैसे ये संसद में घुसे, जैसे पार्लियामेंट में एंटर किए, तो एक चमड़े का बैग लिए हुए थे जिसमें सफेद पन्ने रख के इन्होंने सब लिख कर रख रखा था। जब ये घुसे तो सभी लोग वहां पे जितने भी थे एमपीज, ये सब क्या चिल्लाने लगे, बूजट बूजट। बूजट शब्द क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि बूजट का मतलब होता है चमड़े का बैग, यानी कि लेदर बैग, ओके। और ये जो लेदर बैग हम लोग देख रहे हैं, यही आप लोग देखते होगे, इसी में बजट जनरली आता है, ठीक है। तो इसका यही बेसिक मतलब होता है लेदर बैग, और इसी शब्द से उठाया गया था शब्द बजट। बजट हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बजट की जगह लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, ओके। और ये फॉर्मली जो है ना कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में। इंट्रोडक्शन की बात पूछा है, प्रेजेंटेशन नहीं पूछा हुआ है। इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इंट्रोड्यूस करने वाले आपके कौन थे, जेम्स विल्सन, जो कि फाउंडर हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के, ठीक है। प्रेजेंट पहली बार किया था 1869 में, ठीक है। तो प्रेजेंट अगर आपसे पूछता है कि कब किया गया था, दैट वुड बी 1869, ओके। चलो अगला देखो,
कौन से साल में वेवल्स प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था? 1942, 45, 46, 47? आंसर्स करिए। देखो जनरल हम लोग बात करते हैं तो सिमला कॉन्फ्रेंस आपको पता है, ठीक है, सभी लोग क्या चाहते थे, सेल्फ रूल हो जाए, ठीक है, ये इसी की मांग कर रहे थे। तो लॉर्ड वेवल और आईएनसी की जो है मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में क्या हुआ था, बेसिकली यही प्लान हुआ था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होगा ये इंडियंस देखेंगे, लेकिन जो वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ होंगे वो ब्रिटिश के होंगे। लेकिन इसमें AIML के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं राजी हो रही थी, क्योंकि ये चाहती थी केवल और केवल इसी के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जबकि अपना कांग्रेस भी रख रही थी, ठीक है। तो ये सब काफी मुद्दे थे। आपसे जो पूछा है वो पूछा वेवल्स प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इंट्रोड्यूस आपका कब हुआ था? 1945 में। ये बताओ ये सक्सेसफुल हुआ था या फेल हुआ था? ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ था या फिर ये फेल हुआ था? ओके चलो, अब आपसे पूछ रहा है किसके पास में ये अधिकार होता है कि वो चीफ जस्टिस और बाकी हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कर सके? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट? क्या होगा आंसर? आंसर्स करो। यस, जो आर्टिकल 217 होता है, आर्टिकल 217 के क्लॉज 1 के अनुसार जो प्रेसिडेंट होते हैं इनको अधिकार होता है कि ये अपॉइंट करें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर देखो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु सिख के थे, ये किसके बेटे थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर? क्या आंसर होगा? आंसर्स करो, आंसर्स करो। देखो सबसे पहले गुरु नानक देव हमें दिख रहे हैं, पहले गुरु और फाउंडर ऑफ सिखिज्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हम लोग बात कर ले तो ये 5वें गुरु थे, आदि ग्रंथ कंपाइल करी थी, इससे भी बहुत पूछे जाते हैं। गुरु रामदास जी 4थे गुरु थे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, इनके बेटे थे। अब ये बताइएगा गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर्स करते चलना बच्चों। अगला सवाल देखो, लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण के दौरान केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, जो सेंटर में होता है क्या होता है? अर्थ, मून, सन या फिर कोई और प्लैनेट? क्या आंसर होगा? देखो 2 तरीके का हम लोग देखते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, और एक होता है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। ओके, जब मैं आपसे बात करती हूँ सोलर एक्लिप्स की, तो सोलर एक्लिप्स में बेसिकली क्या होता है? आंसर्स करते चलना जरा। सोलर एक्लिप्स में इन जनरल होता क्या है? ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, सन, अर्थ, मून, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या होता है? अर्थ। लूनर में क्या हो जाता है? लूनर में होता है क्या है? सन, मून, अर्थ, ठीक है। मून जो है, मून की शैडो ढक देता है सन को बेसिकली, उसकी वजह से हमें ये नहीं दिखता है। ओके, तो ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि इनमें से सेंटर में कौन सा होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली अर्थ होता है ना, तभी तो आप लोग क्या कहते हैं ग्रहण। ओके चलो, अगला सवाल देखो, इसरो को कब स्थापित किया गया था? 1969, 70, 75 या 79? क्या आंसर होगा? आंसर्स करो, आंसर्स करो। इसरो के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसरो क्या होता है? इसरो हमारे देश का जो है बेसिकली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और स्थापित किया गया था 1969 में, बेंगलोर में स्थित है। साथ ही साथ में अभी जो हेड है ये के सिवान जी हैं, रॉकेट मैन जिनको बोला जाता है। ओके, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी होते हैं, कंफ्यूजन में मत रहना। इसरो के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि गगनयान, जिसमें जो है ये अपने वहां के एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा स्पेस में, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखे रहिएगा। इसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दिलानी है ये रशिया से ले रहा है, लेकिन जो इक्विपमेंट के लिए ट्रेनिंग लेनी है ये कहाँ से लिया जा रहा है? फ्रांस से मदद ली जा रही है, तो जरा ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट मिशन होगा चंद्रयान। अच्छा, अभी तक हम लोग वहाँ पे स्पेस में आप लोग देखोगे तो जनरल जो है गवर्नमेंट सारा ये चीजें देख रही थी, लेकिन अब क्या किया गया है? अब इनको देखने के लिए और क्या हो गया है? प्राइवेट सेक्टर भी हो रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन भी की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स भी अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। जैसे यूएस वगैरह में आप लोग देखो तो स्पेस एक्स है, वो एक प्राइवेट एजेंसी ही है, स्पेस एजेंसी, ठीक है, लेकिन बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने कहा है कि हम लोग भी इस चीज को अब अपने वहां शुरू करेंगे। इनफैक्ट शुरू भी हो चुका है। ओके चलो, खैर अभी इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। 1969 कहाँ पर? बेंगलुरु में। और अभी हेड कौन है? के सिवान जी, ठीक है।
ध्यान रख के रहना, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप का सबसे ऊंची पीक कौन सी है, सर्वोच्च शिखर? माउंट चिम्बोराजो, माउंट एल्ब्रस, माउंट मोना किया या माउंट एटना? पूछा जाता है आपसे, यूरोप पूछते हैं, फिर एशिया होता है, अफ्रीका होता है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये जनरल पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। यूरोप का आपका आंसर क्या होगा? माउंट एल्ब्रस, ठीक है। एशिया का क्या होता है? एशिया का तो हम सभी लोग जानते हैं जनरल, यस एवरेस्ट। अफ्रीका का किलिमंजारो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कोजिस्को, ठीक है, कोसीजुस्को। नॉर्थ अमेरिका क्या क्या होता है बच्चों? नॉर्थ अमेरिका का बताओ, यस किनले, मैक किनले, ओके। और साउथ अमेरिका का क्या हो जाता है? माउंट एकानगुआ, ठीक है, ओके। तो ये आंसर होगा, इसका आंसर था क्या? एल्ब्रस, ओके। चलो अगला देखो, अब आपसे पूछ रहा है लखनऊ शहर कौन सी नदी के तट पे स्थित है? गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। लखनऊ के बारे में आपसे पूछ रहा है। सरयू के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? अयोध्या। यमुना के किनारे, यमुना के किनारे तो आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, इटावा हो गया, ये सब होते हैं। लखनऊ किसके किनारे होता है? गोमती के। गंगा के किनारे बताना क्या क्या होता है? बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत जगह तुम लोग गंगा नदी देखे होगे, यूपी वाले खासकर, ठीक है। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था गोमती नदी, ओके। चलो फिर ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो सेशन को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो ये कोड रहेगा, ओके। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल आप लोगों का 5:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल पे IBPS कार्निवाल है, ठीक है। 4 क्लासेस चलेंगी। राधे सर आपकी रीजनिंग ले रहे हैं, निमिषा मैम आपकी इंग्लिश लेंगी, चंद्रहास सर क्वांट और मेरा आपका GA का मिल जाएगा। 5:30 बजे आपको मेरी क्लास मिल जाएगी इसमें, और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी स्पेशल सेशन में कल, ठीक है, 5:30 बजे। डेली रात के 8 बजे हम लोग करंट अफेयर्स भी रिविजन करते हैं, ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो और ध्यान दो। थैंक यू एवरीवन, लव यू पीपल, बाय बाय।